आसमान पर काले बादल छाए थे और गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवा पुरानी झोपड़ी को हिला रही थी। टीन की छत से पानी टपक रहा था और मिट्टी की दीवारें भीग चुकी थीं। झोपड़ी के अंदर ठंड बहुत बढ़ गई थी। एक कोने में चटाई पर विद्या और सिया एक दूसरे से सटकर सो रही थीं। आनंदी जाग रही थी और कभी बच्चों को देखती, कभी बाहर बारिश को। हे भगवान, ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से ये टूटी खिड़की भी ठीक नहीं हो रही, कभी बंद ही नहीं होती। अब मैं क्या करूं? पति के जाने के बाद तो जैसे सारी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने भी हमें छोड़ दिया और अब ये हालात मुझे तोड़ रहे हैं। मैं कैसी माँ हूं जो अपनी बेटियों को अच्छा जीवन नहीं दे पा रही। मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनके सपने भी हैं, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी इन्हीं के लिए है। थोड़ी देर बाद विद्या की नींद खुली। वह बड़ी बेटी थी, इसीलिए समझदार भी थी। उसने देखा कि उसकी माँ अभी तक जाग रही थी। यह देखकर वह चिंतित हो गई। अम्मा, अभी तक सोई नहीं? सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। आपको फिर 4 घरों में काम करने जाना है। अगर ऐसे ही पूरी रात बैठी रहेंगी तो तबीयत कैसे संभालेंगी? दिन भर दूसरों के घरों का काम और रात भर चिंता, आखिर कब तक? सो तो जाऊं बेटी, लेकिन मन नहीं मानता। इतनी तेज बारिश में अगर सुबह देर हो गई तो जिन घरों में काम करती हूँ वहां फिर बातें सुननी पड़ेंगी। गरीब आदमी की मजबूरी कोई नहीं देखता, बस उससे काम चाहिए। अम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग आपको सिर्फ नौकरानी समझकर बात करते हैं। आप जितनी मेहनत करती हैं उतनी मेहनत शायद ही कोई करता होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको किसी के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। पहले वो दिन आने दो बेटी, अभी तो सुबह होने का इंतजार है। चल, तू भी सो जा। सुबह के 5 बजे थे। बारिश और तेज हो चुकी थी। आसमान काले बादलों से ढका था। गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं। आनंदी तैयार होकर सूखे कपड़ों की पुरानी थैली लेकर घर से निकलने लगी। विद्या, मैं निकल रही हूँ। चूल्हे पर थोड़ा चावल रखा है, दोपहर में गरम करके तुम दोनों खा लेना। अगर बारिश और बढ़ जाए तो बाहर मत निकलना। शाम तक लौट आऊंगी। माँ, आज घर जल्दी आ जाना। बारिश में आपके बिना बहुत डर लगता है। ये घर भी घर जैसा नहीं लगता। आप कुछ लेकर मत आइएगा, बस आप सही सलामत घर आ जाइएगा। हाँ बेटी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम दोनों घर के अंदर ही रहना और किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। घर का ध्यान रखना, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। आनंदी मुस्कुराई और दोनों बेटियों के सिर पर हाथ फेर कर घर से निकल गई। तेज बारिश में भीगते हुए वह गांव के सबसे बड़े मकान के सामने पहुंची। वह घर था सेठ गोपाल दास का। आनंदी रोज की तरह अंदर गई और काम में लग गई। बर्तन, फर्श, कपड़े सब साफ करती रही। घर बहुत बड़ा था, काम भी खत्म नहीं हो रहा था। करीब 2 घंटे बाद आनंदी आंगन में पोछा लगा रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई। आनंदी, जरा इधर आओ। जी सेठ जी, कोई काम था? तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, दूसरे घरों में काम करने की क्या जरूरत है? अगर चाहो तो सिर्फ मेरे घर का काम किया करो। जितने पैसे 4 घरों से मिलते हैं उससे ज्यादा मैं अकेला दे दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मैं जहाँ पहले से काम करती हूँ उन्हें छोड़ नहीं सकती। उन्होंने मुश्किल समय में काम दिया था। मैं सिर्फ काम की बात नहीं कर रहा आनंदी। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। आनंदी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी बातों का मतलब अब साफ होने लगा था। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, सेठ जी, मैं यहाँ सिर्फ मेहनत की मजदूरी लेने आती हूँ। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दीदी, बारिश तो और भी तेज होती जा रही है। माँ कब आएंगी? माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती हैं। काश हम पढ़ लिख पाते और बड़े होकर अमीर बन जाते, फिर माँ को इतनी मेहनत और तकलीफ कभी नहीं उठानी पड़ती। हाँ सिया, मैं भी यही सोचती हूँ। एक दिन हम ज़रूर पढ़ेंगे और माँ के सारे दुख दूर करेंगे। बस अभी भगवान से यही दुआ करो कि माँ सही सलामत घर लौट आए।
माँ हमारे लिए जितनी मेहनत करती हैं, एक दिन हम उनकी हर खुशी वापस लौट आएंगे। बारिश अभी भी तेज थी। घर में सन्नाटा था। सेठ के घर के बाहर पानी भर चुका था। आनंदी रसोई का काम खत्म कर बाहर जाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई। इतनी भी क्या जल्दी है आनंदी? एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। अगर काम की बात है तो कहिए सेठ जी, मुझे अभी दूसरे घर भी जाना है। तुम जैसी मेहनती औरत बहुत कम देखी है मैंने। सच कहूं तो तुम्हें इस तरह लोगों के घरों में काम करते देखकर अच्छा नहीं लगता। चाहो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता हूं। जिंदगी मेहनत से चल रही है सेठ जी, किसी के एहसान से नहीं। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। रास्ता छोड़ दीजिए सेठ जी। इतनी जल्दी भी क्या है? मेरी बात पूरी तो सुन लो। तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे तुम्हारी। दोनों की परेशानी एक साथ खत्म हो सकती है। आनंदी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। गरीब हूँ इसलिए चुप रहती हूँ। इसका मतलब ये मत समझिए कि अपनी इज्जत की कीमत भी लगा दूंगी। 2 वक्त की सूखी रोटी मंजूर है, लेकिन अपनी बेटियों की नजरों में गिरकर जीना मंजूर नहीं। सोच लो आनंदी, इस गांव में काम मिलना इतना आसान नहीं है। काम भगवान देता है, इंसान तो सिर्फ एक जरिया होता है। अगर आपकी शर्तों पर रोटी मिलती है तो ऐसी रोटी से भूखा रहना कहीं बेहतर है। आज के बाद मैं इस घर में काम करने नहीं आऊंगी। आनंदी बारिश में भीगते हुए घर पहुंची। आज उसके हाथ खाली थे। चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी बेबसी थी। अंदर आते ही उसने देखा सिया चटाई पर सो रही थी। हाथ अब भी दरवाजे की ओर फैले हुए थे। विद्या जाग रही थी और माँ का उतरा हुआ चेहरा देखते ही सब समझ गई। माँ, क्या बात है? आप रोज इतनी थकी हुई लौटती हैं, लेकिन आज आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है। आपने आते ही सिया को भी नहीं उठाया। क्या किसी ने कुछ कहा है? मुझसे मत छुपाइए, आखिर हुआ क्या है? बेटी, अच्छा हुआ सिया सो गई। वो छोटी है, तू बड़ी है, इसीलिए सच बता रही हूँ। आज समझ आ गया कि कुछ लोग गरीब औरत की मेहनत नहीं, उसकी मजबूरी देखते हैं, मदद का दिखावा करते हैं और मौका मिलते ही फ़ायदा उठा लेते हैं। आज सेठ गोपाल दास ने हद कर दी। उसकी बातें सुनकर मुझे एक पल भी वहाँ रुकना अपनी इज्जत के खिलाफ लगा। मैं उसी वक्त काम छोड़कर बाहर आ गई और तय कर लिया है कि अब किसी के घर काम नहीं करूँगी। नहीं पता किसके चेहरे पर इंसानियत है और किसके दिल में गंदगी। आपने बिल्कुल सही किया। हम गरीब हैं लेकिन मजबूर नहीं। अगर 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी इज्जत से समझौता करना पड़े तो ऐसी रोटी हमें नहीं चाहिए। बाबूजी हमेशा कहते थे कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। आपने आज उनका सिर ऊंचा किया है, झुकाया नहीं। तेरी बात सुनकर हिम्मत तो मिलती है बेटी, लेकिन सच यही है कि अब घर कैसे चलेगा। अब तक उन्हीं घरों से मिलने वाली मजदूरी से राशन आता था, दवा आती थी, घर का खर्च चलता था। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनसे कितने दिन गुजारा होगा, यही सोचकर मेरा मन घबरा रहा है। विद्या कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपने पैर की एकमात्र चांदी की पायल उतारी और उसे धीरे से अपने हाथों में थाम लिया। माँ, ये पायल पहचानती है ना आप? बाबूजी ने मुझे तब दी थी जब मैं 10 साल की थी। उन्होंने कहा था कि अभी पैसे कम हैं, इसलिए एक ही पायल बनवा पाया हूँ। दूसरी पायल मैं तेरे अगले जन्मदिन पर बनवाऊंगा। लेकिन मेरा 11वां जन्मदिन आने से पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। तब से मैंने इसे उनकी आखिरी निशानी समझकर संभाल कर रखा है। लेकिन आज शायद बाबूजी की यही निशानी हमारे सबसे ज्यादा काम आएगी। नहीं बेटी, ये तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे बेचने की बात फिर कभी मत करना। चाहे जैसे भी दिन कट जाए, लेकिन मैं ये पायल नहीं बेचूंगी। माँ, अगर बाबूजी आज हमारे साथ होते तो क्या वो चाहते कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं? नहीं ना। वो भी यही कहते कि अपनी मेहनत से नई शुरुआत करो। ये पायल सिर्फ चांदी का टुकड़ा नहीं है, ये बाबूजी का आशीर्वाद है। आज अगर इसे बेचकर हम अपनी इज्जत बचा लें और अपने पैरों पर खड़े होने की शुरुआत कर दें तो मुझे यकीन है जहां भी होंगे वो हम पर गर्व करेंगे। आनंदी चुप रही। वह अच्छी तरह जानती थी कि पायल बेचने के अलावा अब उनके पास कोई और सहारा नहीं बचा था। अगली सुबह बादल अब भी छाए हुए थे। आसमान पूरी तरह साफ नहीं था और ठंडी हवा चल रही थी।
आनंदी और विद्या चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गईं। विद्या ने पायल को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि अपने पिता की आखिरी याद हो। दोनों गांव के पुराने सुनार की दुकान पर पहुंची। चाचा, जरा ये पायल देखकर बताइए इसके कितने रुपए मिल जाएंगे। हमें पैसों की बहुत जरूरत है। बेटी, पायल तो ठीक है, लेकिन बहुत हल्की है, ऊपर से एक ही है, जोड़ी भी नहीं। इसके मैं ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपये दे सकता हूँ। इससे 1 रुपया भी ज्यादा देना मेरे बस की बात नहीं है। चाचा, ये हमारे लिए सिर्फ चांदी नहीं है, ये मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। मजबूरी ना होती तो इसे कभी बेचने नहीं आते। अगर हो सके तो 2000 रुपये दे दीजिए। हमारे लिए 500 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। बेटी, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सोना चांदी भावनाओं से नहीं, वजन से बिकता है। अगर मैं ज्यादा दूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। 1500 रुपये ही आखिरी दाम है। अगर मंजूर हो तो ले लो, नहीं तो पायल वापस रख लो। विद्या ने मां की तरफ देखा। आनंदी ने चुपचाप हामी भर दी। सुनार ने 1500 रुपये गिनकर उन्हें दे दिए और पायल अपने पास रख ली। दोनों बिना कुछ बोले बाहर निकल आईं। झोपड़ी लौटते समय सिया की नींद खुल चुकी थी। अरे माँ, दीदी, आप दोनों मुझे बताए बिना कहाँ चली गई थी? मेरी आंख खुली तो घर में कोई नहीं था। मैं तो डर ही गई थी। सच सच बताइए, मेरे लिए कुछ लेने गई थी क्या? नहीं पगली, हम दोनों पास वाले जंगल की तरफ लकड़ियां देखने गए थे। तू सो रही थी इसलिए उठाया नहीं। तेरे लिए भी एक दिन जरूर कुछ अच्छा लेकर आएंगे। सिया मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी दीदी ने अपना बचपन हमेशा के लिए खो दिया है। तभी बाहर तेज हवा चली और कुछ ही पल में बारिश फिर से तेज हो गई। झोपड़ी के अंदर तीनों चुप बैठी थीं। बारिश लगातार बरस रही थी। झोपड़ी के सामने की पगडंडी फिर से पानी में डूब गई थी। आनंदी हाथ में 1500 रुपये देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि इतने कम पैसों से नई शुरुआत कैसे होगी। माँ, मुझे एक बात समझ में आ गई। हम बार बार यही सोच रहे हैं कि इन पैसों से कितने दिन घर चलेगा, लेकिन अगर इन्हीं पैसों से ऐसा काम शुरू कर दें जिससे रोज़ कमाई होने लगे तो शायद हमारी परेशानी ही खत्म हो जाए। अब वक्त खर्च करने का नहीं, कमाने का है। बात तो तेरी ठीक है बेटी, लेकिन 1500 रुपये में ऐसा कौन सा काम शुरू होगा? दुकान खोलने लायक पैसे नहीं है और किसी से उधार लेने की मेरी हिम्मत नहीं है। दुकान बड़ी नहीं होगी माँ, लेकिन शुरुआत ज़रूर होगी। आपने कभी ध्यान दिया है, बारिश शुरू होते ही लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? गरम चाय, गर्मा गर्म पकौड़े और मैगी। आप जितनी स्वादिष्ट चाय बनाती हैं वैसी पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। बाबूजी भी हमेशा कहा करते थे कि आपके हाथ के खाने का स्वाद लोगों को बार बार खींच लाएगा। बस आपने हमारी परवरिश के लिए अपने उस हुनर को कहीं छिपा दिया। मान लिया लोग चाय पी लेंगे, लेकिन सामान कैसे आएगा? चूल्हा, बर्तन, चाय पत्ती, तेल, बेसन, आलू। 1500 रुपये में सब कैसे होगा? कहीं सारे पैसे लग गए और काम नहीं चला तो? हर काम पहले दिन बड़ा नहीं होता माँ। हम जितना हो सकेगा उतना ही सामान खरीदेंगे। थोड़ा सा चाय पत्ती, थोड़ा सा बेसन, कुछ आलू, मैगी के कुछ पैकेट और 2-4 स्टील के गिलास। अगर पहले दिन 10 लोग भी आ गए तो अगले दिन का सामान निकल आएगा। हमें बस पहला कदम उठाना है। इतनी देर से चुप बैठी सिया उत्साह से बोली, और मैं भी काम करूंगी। मैं लोगों को पानी दूंगी, गिलास धो दूंगी और जो भी कहोगे सब करूंगी। हमारी दुकान गांव की सबसे अच्छी दुकान बनेगी। अगर तुम दोनों को अपनी माँ पर इतना भरोसा है तो मैं भी डरना छोड़ देती हूँ। कल सुबह हम बाजार जाएंगे, जितना हो सकेगा उतना सामान खरीदेंगे। अब किसी के घर काम नहीं करेंगे, अपनी मेहनत का काम करेंगे। उस रात तीनों देर तक बैठकर हिसाब बनाती रहीं कि क्या खरीदना है और कैसे शुरुआत करनी है। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर पहली बार उम्मीद ने जगह बना ली थी। सुबह बारिश कुछ थम गई थी, लेकिन आसमान अब भी बादलों से ढका हुआ था। झोपड़ी के बाहर अभी भी बादल छाए हुए थे और हल्की हवा चल रही थी। विद्या जल्दी ही कपड़े का थैला लेकर बाजार जाने के लिए तैयार थी। बेटी,
जितने पैसे हैं बस उन्हीं में काम चलाना। शुरुआत छोटी होगी लेकिन मेहनत सच्ची होगी। और एक बात ध्यान रखना, जो भी सामान खरीदना है बहुत सोच समझ कर लेना। एक एक पैसा जोड़कर ही हमारी दुनिया चलनी है। चिंता मत कीजिए माँ, मैं एक एक रुपया सोच समझ कर खर्च करूंगी। बेवजह एक पैसा भी नहीं उड़ाऊंगी। अब हमें हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। कुछ देर बाद वह लौट आई। उसने चाय पत्ती, चीनी, दूध, बेसन, आलू, प्याज, हरी मिर्च, मैगी, कागज के कप और कुछ बर्तन खरीदे थे। बचे पैसे से उसने एक हाथ ठेला भी किराए पर ले लिया। सामान देखकर आनंदी ने राहत की सांस ली। अरे वाह विद्या, तू इतने कम पैसों में इतना सारा सामान लेकर आ गई। सच में मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि तू मेरी जिंदगी में है। आज तूने मेरी सारी चिंता दूर कर दी और मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। हाँ माँ, और मैं एक ठेला भी किराए पर ले आई हूँ। अब हमें सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जीना चाहिए। आनंदी चूल्हे पर चाय चढ़ाने लगी, विद्या आलू उबालकर पकौड़ों का मसाला बनाने लगी और सिया बर्तन साफ कर रही थी। थोड़ी ही देर में चाय और पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। फिर वे तीनों ठेले के साथ बाजार के पास सड़क किनारे जा पहुंची। कुछ देर तक कोई ग्राहक नहीं आया, फिर 2 राहगीर रुके। बहन, 2 चाय और 1 प्लेट पकौड़े देना। आनंदी ने चाय बनाई और विद्या ने गरम पकौड़े परोसे। खाते ही दोनों संतुष्ट हो गए। स्वाद बहुत अच्छा है। अब जब भी इस रास्ते से निकलेंगे यहीं रुकेंगे। दूर खड़ा गोपाल दास का एक आदमी उन्हें देख रहा था। वह तुरंत जाकर गोपाल दास को सब बता आया। यह सुनते ही गोपाल दास गुस्से से भर गया और अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। वाह आनंदी, लगता है 2 दिन में ही अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देखने लगी। मैंने सोचा था आखिरकार मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा, लेकिन तुमने तो दुकान ही खोल ली। सेठ जी, हम किसी का नुकसान करने नहीं आए हैं। हम तो बस अपनी मेहनत से, अपनी इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब के पास अगर मेहनत के सिवा कुछ नहीं है तो क्या वह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए? तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। इस बाजार में वही काम करेगा जिसे मैं करने दूंगा। मेरी बात ठुकराने की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। उसने बिना सोचे ठेले को जोर से धक्का दे दिया। ठेला पलट गया, चाय सड़क पर फैल गई, पकौड़े मिट्टी में गिर गए और सिया डर कर रो पड़ी। आज सिर्फ ठेला पलटा है, अगर दोबारा इस बाजार में दिखाई दी तो तुम्हारे लिए इस गांव में रहना भी मुश्किल कर दूंगा। याद रखना, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। माँ, चलिए घर चलते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आनंदी ने दरवाजा खोला तो सामने एक महिला भीगी हुई खड़ी थी। उसे देखकर वह चौंक गई। अरे मालकिन, आप इतनी रात को इस हालत में? अरे आनंदी, ये तुम्हारी झोपड़ी है? अच्छा हुआ तुमने दरवाज़ा खोल दिया। मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी। मेरे फ़ोन में भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरा ड्राइवर गाड़ी ठीक करवाने गया है, लेकिन लगता है इस तेज़ बारिश में कहीं फंस गया है। बाहर बारिश इतनी ज़ोरों से हो रही थी कि दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिखा। तभी मुझे तुम्हारी झोपड़ी नज़र आई, इसलिए मैंने दरवाज़ा खटखटा दिया। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर बैठिए। आप तो पूरी तरह भीग चुकी हैं। मालकिन, पहले ये गर्म चाय पी लीजिए। इतनी बारिश में शरीर ठंडा पड़ जाएगा। मालकिन ने चाय पी, लेकिन वह आनंदी को ध्यान से देख रही थी। उन्हें साफ महसूस हो गया कि आनंदी किसी गहरी सोच और बड़ी परेशानी में डूबी हुई है। आनंदी, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ कि तुम बहुत उदास हो, और 2 दिन पहले तुमने मेरे घर का काम भी छोड़ दिया। घर पर सब यही कह रहे थे कि तुम्हारा लालच पड़ गया था, इसलिए तुम ज़्यादा पैसे मांग रही थी। माँ, मन का बोझ अंदर ही अंदर रखोगी तो वह और बढ़ता जाएगा। जो सच है वो एक बार साफ साफ बोल दीजिए, शायद रास्ता निकल आए। क्या बताऊं मालकिन, आपके घर में मैं काम करती थी, लेकिन वहीं मुझे अपनी इज्जत बचाकर लौटना पड़ा। सेठ जी की नीयत बदल गई थी। उस दिन मैंने उसी वक्त काम छोड़ दिया। मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं आपके बसे बसाए घर को तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपके परिवार में कोई तूफान आए। सोचा मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट पाल लूँगी, इसलिए चाय और पकौड़ों का छोटा सा ठेला लगा लिया। लेकिन आज उन्होंने सबके सामने हमारा ठेला पलट दिया।
जाते जाते धमकी भी दे गए कि अगर दोबारा काम करने की कोशिश की तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। आनंदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो या फिर तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे पति देवता समान इंसान हैं। उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत तुमने कैसे कर ली? मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। यह सुनकर आनंदी की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। विद्या भी शांत रही। उसने उस समय कोई बहस नहीं की। सुबह बारिश कुछ थम चुकी थी। तभी बाहर गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर झोपड़ी के अंदर आया। मालकिन, गाड़ी ठीक हो गई है। जब आप कहें हम निकल सकते हैं। मालकिन, अगर हमारी बातों पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल है तो कोई बात नहीं, बस हमें एक मौका दे दीजिए। क्या कहना चाहती हो? बस आज कुछ घंटों के लिए यहीं रुक जाइए। कुछ पल सोचने के बाद सरला बोली, ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम लोगों की बातें झूठ निकली और तुमने मेरे पति पर बेवजह इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तो याद रखना, उस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा इस गांव में रहना भी मुश्किल कर दूंगी। फिर यह मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले से चेतावनी नहीं दी थी। विद्या ने राहत की सांस ली। फिर वह माँ को लेकर बाहर आई। माँ, अब आप जाइए। सेठ जी से कहिए कि शाम की चाय हमारे साथ पीकर जाए। बाकी सब सच खुद कर देगा। विद्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू क्या कर रही है। कहीं हम लोग किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। बेटी, हमारी जिंदगी पहले से ही इतनी कठिन है, कहीं और मुश्किलें न बढ़ जाएं। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। माँ, आप मुझ पर विश्वास रखिए। कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, सच को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकता। आनंदी भारी मन से गोपाल दास की हवेली पहुंची। उसे देखते ही गोपाल दास के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। अरे आनंदी, मैं जानता था तू जरूर वापस आएगी। बोल, अब क्या बात है? सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हो सके तो आज शाम हमारे घर आइए। मैं अपने हाथ की चाय पिलाकर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि तू ज्यादा दिन अपनी अकड़ नहीं दिखा पाएगी। ठीक है, आज शाम में जरूर आऊंगा। आनंदी बिना कुछ कहे वहां से लौट आई। शाम होते ही गोपालदास आनंदी की झोपड़ी के अंदर आया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि तू वापस जरूर आएगी। आखिर पेट के आगे किसी की नहीं चलती। अच्छा हुआ तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सच कहूं तो तू मुझे शुरू से ही पसंद थी। अगर उस दिन मेरी बात मान लेती तो आज तेरी जिंदगी बदल जाती। मेरी बीवी तो अभी मायके में ही है। उसके आने से पहले ही मैंने सोचा तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूं। इतना कहकर जैसे ही गोपालदास ने उस औरत के कंधे पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वह औरत उसकी तरफ मुड़ी। अगले ही पल गोपालदास के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके सामने आनंदी नहीं बल्कि सरला थी। सरला को अपने सामने देखकर गोपालदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह घबराकर एक कदम पीछे हट गया। सरला, तुम यहाँ? तुम तो मायके में थी। हाँ, मैं मायके में थी, लेकिन शायद भगवान चाहते थे कि मैं तुम्हारा असली चेहरा अपनी आंखों से देखूं। नहीं सरला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस एक शब्द भी मत बोलो। अभी कुछ देर पहले तुम खुद कह रहे थे कि आनंदी तुम्हें शुरू से पसंद थी। तुमने उसका ठेला तुड़वाया और अपनी गंदी शर्तें उसके सामने रखी। अब किस बात से मुकरोगे? गोपालदास बिल्कुल चुप हो गया। तभी आनंदी और दोनों बेटियां भी सामने आ गईं। आनंदी, मुझे माफ कर दो। कल रात मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। आज समझ में आ गया कि गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी, जो मैं अपने ही पति को पहचान नहीं सकी। मालकिन, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो बस इस बात से है कि हम गरीब हैं, इसलिए लोग हमारा फायदा भी उठा लेते हैं। और जब हम सच बोलते हैं तब हमारी बातों पर कोई विश्वास भी नहीं करता। गरीब की सच्चाई भी अक्सर झूठ समझ ली जाती है। अब ऐसा नहीं होगा आनंदी। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं।
आज मुझे अपने ही पति गोपाल दास की असलियत का पता चला है। मैं उनके इस पाप का कभी साथ नहीं दूंगी और तुम्हारी बेटी विद्या जैसी बहादुर लड़की की ही इस समाज को जरूरत है। अब हम मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ेंगे जो गरीब और मजबूर लोगों का फायदा उठाते हैं और बाद में उन्हें ही झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। अब किसी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सरला ने गोपाल दास की ओर देखा। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं खत्म होता है। तुम्हारी दौलत पर अब पहला हक उन लोगों का होगा जिनके साथ तुमने अन्याय किया है, और सबसे पहले आनंदी का। गोपाल दास सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसके पास अब अपनी सफाई में कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें